कि बचपन मेरा गाँव से शुरू हुआ और फिर शहर तक पहुँचा। जब मैं पहली बार शहर आया तो मुझे याद है कि वो जो एक गाँवठीपन था, एक ठेठ देहातीपन था, वो मेरे भीतर में था। और जब मैं पहली बार शहर के विद्यालय गया तब वो ठेठ देहातीपन मेरे भीतर छलकता था। मुझे कभी उस शहरपन वाली भाव से करीब 1 साल लगा या 1 साल से अधिक लगा या आज भी कुछ है, जो चीज़ें ऐसी दर्शाती हैं कि भई आपके अंदर वो ठेठ देहातीपन है। तो जब मैं अ, विद्यालय पहुँचा तो विद्यालय के भीतर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बनाने का काम करती हैं। मैं आज की तारीख में जिस भी कारण से जो भी बन पाया हूँ, उसमें एक बहुत बड़े किस्से का हाथ है और यदि आपके पास परिचय होगा तो उस परिचय में हो सकता है कि एक वक्ता के रूप में या एक मंच संचालक के रूप में जो पहचान आप बताएँ, उसकी पहचान ही यहाँ से शुरू हुई कि मैं कक्षा चौथी में था और मिशनरी स्कूल में पढ़ता था। हमारे जो टीचर थे, टीचर ने हमें एक पनिशमेंट दी थी, सज़ा दी थी और वो सज़ा ये थी कि अगले दिन आप अपनी प्रार्थना सभा जो होती है उसके भीतर में न्यूज़ पढ़ेंगे। अब ये जो सज़ा थी कक्षा 4 के बच्चे के लिए जिसने कभी माइक को फ़ेस नहीं किया, माइक पर आया नहीं, ऑडियंस के सामने बोला नहीं, उसके लिए एक बड़ी सज़ा हो सकती थी और अच्छी लगी। हमने पहली दफ़ा तैयारी की सुबह 7 बजे वाली जो दूरदर्शन पे न्यूज़ आती थी, आपको याद होगा, तो वहाँ से खबरें लिखी और खबरें लिख कर के जब अगले दिन माइक से बोला और उसके बाद जो तालियाँ बजी, उन तालियों ने उस समय से लेकर के अब तक इतना आकर्षित, इतना मोहित, इतना सम्मोहित कर दिया कि उस दिन से लेकर आज तक यदि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय या जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ तक उस मंच से नाता नहीं टूटा। तो विद्यालय के भीतर में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी शरारतों को नई दिशा देती हैं और उन्हीं नई दिशाओं से आप भविष्य के भीतर में एक पहचान, एक मुकाम और एक सफलता प्राप्त करते हैं। तो आज की तारीख में जो भी मिला, फिर मेरा जब विद्यालय बदला, तो विद्यालय बदलने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा, बदस्तूर जारी रहा और आज भी ये जो मंच वाला जुड़ाव है या वो जो टीचर की पहली सज़ा थी, जो बहुत शरारती बच्चे को दी जाती है, तो मैं अपने घर का, अपने बस्ती का, अपने विद्यालय का, अपने महाविद्यालय का, वो शरारती था जिसे कि सिर्फ़ सज़ाएँ ही मिलती थी। सफलताएँ जब जुड़नी शुरू हो गई या आपका जब प्रशंसा शुरू हो जाता है, तो शरारतों पर कहीं न कहीं आपको स्वयं अंकुश लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दोनों के बीच में संतुलन बड़ा ज़रूरी हो जाता है और आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि वो सज़ा जो उद्देश्य के साथ दी गई हो, वह उद्देश्य सफल रहा मेरी टीचर का और वो बचपन का जो शरारतीपन था, वो आज भी ज़िंदा है और दोनों के बीच संतुलन बना करके ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। बहुत बढ़िया सर। मैं इसीलिए चाहती थी कि एक बचपन का कुछ किस्सा हो। अब मैं आपके व्यक्तित्व के बारे में लोगों को बताऊँगी तो अवश्य ही उसको जोड़ पाएँगे क्योंकि शिक्षक एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, समाज में ही नहीं बल्कि राष्ट्र को बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उभारता है। आप एक शिक्षक हैं और आपने उसी से जुड़ी हुई एक घटना सुनाई। आदरणीय सर का मैं छोटा-सा परिचय बोल पा रही हूँ। बड़ा परिचय दूँगी तो यहाँ पर समय उतना कम है और आदरणीय रवि शुक्ल ढाई से अधिक वर्षों से आबू धाबी में रह रहे हैं। आप शिक्षक, व्यावसायिक मंच संचालक और लेखक हैं। आप मूलतः नागपुर, महाराष्ट्र, भारत से हैं। आप पिछले 12 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। आप वर्तमान में भारतीय विद्या भवन, आबू धाबी में बतौर हिंदी विभाग प्रमुख व शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पूर्व आप देहरादून, नासिक व नागपुर के निजी विद्यालयों में अपनी सेवा दे चुके हैं। आप द न्यू भारत नामक वेब पोर्टल के संस्थापक हैं। द न्यू भारत जून 2020 से स्वस्थ चर्चाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आपकी अब तक 2 पुस्तकें कूड़ेदान और बचपन और रोल नंबर 18 प्रकाशित हो चुकी है। आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशाधीन हैं। आप एक प्रेरक वक्ता, मंच संचालक हेतु अपनी अलग पहचान रखते हैं। आप मूल रूप से कहानी, लेख और यात्रा वृतांत लिखते हैं। अपने छात्र जीवन में आपने वाद-विवाद, वक्तव्य, नाटक, मंच संचालन,
काव्य पाठ समेत प्रतियोगिता में 1000 से अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आपको 2013 और 2016 में क्रमशः उत्कृष्ट शिक्षक व समाज सेवक का सम्मान प्राप्त हो चुका है। वर्ष 2024 में सामाजिक संस्थाओं द्वारा समाज गौरव व पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान प्राप्त हो चुका है। सर, हार्दिक अभिनंदन है, बधाइयाँ हैं आपके सभी सम्मानों के लिए आपको। बहुत और धन्यवाद मैम। ऐसा व्यक्तित्व जिसका हमने परिचय पढ़ा, ऐसा व्यक्तित्व समाज में समाज को सुधारने का काम कर सकता है, पूरा राष्ट्र में परिवर्तन ला सकता है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आज हमारे साथ हैं। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि आपकी कोई रचना, चाहे वो लेख हो या जो आपका सबसे अच्छा आपको लगता हो, उसके बारे में कुछ हमें यहाँ बताएँ, या आपकी जो किताब है, 2 प्रश्न मेरे हुँ। दिमाग में आ रहे हैं। रोल नंबर 18 वो उसका नाम आपने ये क्यों रखा है, रोल नंबर 18? अ, सवाल अच्छा है मैम और परिचय देने के लिए बहुत शुक्रिया। रोल नंबर 18 दरअसल एक कहानी है, जो 2 मेरी किताबें प्रकाशित हैं, एक कूड़ेदान में बचपन और रोल नंबर 18। रोल नंबर 18 विद्यालय के भीतर जब आपकी कुछ स्मृति पटल पर चीज़ें अंकित हो जाती हैं और आप पीछे पलट करके उन्हें तलाशने की और खोजने की कोशिश करते हैं, और विशेषकर जब आप अपने घर में अकेले हों। और ये मुझे याद है कि मसूरी में मैं देहरादून में जब मैं रह रहा था और मेरी खिड़की से मसूरी का वो दृश्य दिखता था जिस पे बर्फ की चादर बिछी होती थी। मैं घर में अकेला था और उस समय ये वो जो विद्यालय की यादें होती हैं, आपको जोड़ती हैं। तो मुझे याद है कि वो रोल नंबर 18 जो है, वहीं कहीं आस-पास में एक जो पहले प्रेम के आस-पास होती है, विद्यालय का आकर्षण होता है, और विद्यालय के आकर्षण में कुछ चीज़ें होती हैं जब आप उम्र के पड़ाव के कारण अ, आकर्षण में बन जाते हैं, या कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अधिक आकर्षित करती हैं। वहाँ से ये रोल नंबर 18 का जन्म हुआ। और जब कक्षा किशोरावस्था के 10वीं बारे में है आपकी। जी, और जब आप कक्षा 10वीं से बाहर निकलते हैं और यदि आपके स्मृति पटल पर वो चीज़ें हैं, तो वो आखिरी-आखिरी जो क्षण होता है, लम्हा होता है, जब फेयरवेल हो रहा हो, आप बाहर निकल रहे हैं, तो और दोनों के घर 2 डायरेक्शन में हों, तो जब तक कि वो सड़क खत्म नहीं हो जाती, आप उस सड़क को निहारते खड़े देखते रहते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो कूड़ेदान में बचपन है, वो कहानी मेरे ज़रा ज़्यादा करीब है। कूड़ेदान में बचपन में नासिक में अपने बालकनी में खड़े होकर के चाय पी रहा था, और चाय पीते हुए कुछ कचरा बीनने वाले बच्चे एक तरफ कचरा बीन रहे थे जो सामने खाली मैदान था, और दूसरी तरफ हमारी सोसाइटी के अच्छे बच्चे, जिसे हम कह सकते हैं कि अच्छे परिवारों के बच्चे हैं, वे अच्छे समृद्ध हैं, और उनकी समृद्धि का उनके कपड़ों से, उनके स्वभाव से, उनकी बैट, बॉल आदि से दिखावा दिखाई दे रहा था। तो ये जो 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों के बीच में वो था कूड़ेदान में बचपन। वो बच्चे जो कूड़ेदान में बैठ कर के वहाँ से कचरा बीन रहे थे, उनके पास में ये समृद्ध बच्चों की गेंद चली जाती है, और वो गेंद को लेने और देने के बीच का जो क्रम है, वो क्रम इस कूड़ेदान में बचपन की कहानी है, बहुत कि वो बढ़िया। जो दोनों के बीच का संघर्ष है, आपसी मानसिक द्वंद है। एक तरफ वो बच्चा जिसे महँगी गेंद पहली बार छूने का मौका मिला है, और दूसरी तरफ वो बच्चे जिनकी माँ, आंटी आदि घर से चिल्ला रही हैं कि कचरे के डिब्बे के पास जाकर के गेंद मत ले आना। वो कचरे के डिब्बे के पास उन्हें जाने से रोक रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो बालक जो गेंद को छूने को आतुर हैं। सच इन दोनों के बीच का जो द्वंद है, तब मुझे लगा कि कहीं न कहीं समाज के भीतर में जिन बच्चों को विद्यालय में होना चाहिए था, जिन बच्चों के भीतर में कुछ चीज़ें, और हम जो कल्पना करते हैं, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं, वहाँ होना चाहिए था। वो सही रूप में, सही तरीके से या व्यवस्था का अंग नहीं बन पाए। वहाँ पर रोल नंबर 18 का जन्म माफ़ कीजिए, कूड़ेदान में बचपन का जन्म होता है। मैं अपनी चाय के साथ हूँ और मेरे सामने ये 2 दृश्य हैं। एक तरफ आप कह सकते हैं कि वो रण क्षेत्र है, अंदर तक मानसिक आपको हिला दिया, जाओ। मतलब उस घटना ने, अगर मैं कहूँ तो। यस, बिल्कुल मैम, और ये जो कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये समाज की सच है। यथार्थ दृष्टि है, यदि हम इसे देखें तो। और उसी के 2-3 दिन पहले
वो जो रस्सी पर चलने वाली लड़की आप लोगों ने यदि देखा होगा, जो रस्सी पर हाँ, उसको चलते हैं बच्चे। नटनी बोलते हैं हमारे उधर। जी। नट और हाँ, वो बच्ची महज़ उम्र उसकी 8-10 साल होगी या 12-13 10-12 साल होगी। उसके पिता डफली बजा रहे हैं, माँ दूसरे तरफ से दूसरे छोर से कमर में एक बच्चा बाँधे हुए, और वो बच्ची ऊपर चल कर के तमाशा दिखा रही है और वो बाद में पैसे माँग रहे हैं। तो हमारा जो समाज है, वो समाज के भीतर में जो कहीं न कहीं व्यवस्था का सही रूप में जुड़ाव नहीं हो पाया, वो इस कूड़ेदान के बचपन और आदि जो कहानियाँ हैं, तो जितनी कहानियाँ हैं, वो कहीं न कहीं वास्तविकता से जुड़ती हैं। और वो इसलिए भी जुड़ती हैं क्योंकि कल चल कर के यदि हम पलट कर देखें, तो ये सब हर किसी के आस-पास में है। सिर्फ़ अंतर ये होता है कि हम लोग उसको देख नहीं पाते। बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक इससे समझ में आया कि एक भावुक व्यक्ति हैं और आपके मन को झकझोर दिया इस दृश्य ने और वो मस्तिष्क पर छाप छोड़ी होगी, उसको आपने अपनी कलम से उतारा। और आप सच कहते हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है और यही आपके जो कूड़ेदान का बचपन है, जो उसमें दिखाई देता है। आगे आपकी 2 किताबें और आने वाली हैं सर, उनके जी। बारे में आप कुछ बताएँगे? जिसके भीतर में जो आगे आने वाली है उसमें एक तो है जो कि मोटिवेशनल है। टर्न पेज टर्न लाइफ। आप पन्ना पलटिए और नए मोटिवेशनल किताबें बहुत सारी उपलब्ध हैं। नवीनता उसमें कुछ नहीं मिलेगी, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन उसमें जो दृष्टिकोण रखने की कोशिश है, वो ये है कि हर किसी के पास अपना एक नज़रिया है। आप दुनिया को जिस नज़रिए से देखना चाहो, आप देख सकते हो, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हमारे साथ होता ये है कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं, हम इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जो बहुत दृष्टिकोण के बहुत सही कहा। बदलने का वो 4 अंतर लोग है, क्या कहेंगे वाली बात जो रहती है। बस तो वही है कि हमने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर यही महसूस करना है कि हमने कितना कमाया, क्या पहना, क्या किया, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हमने ये सोच-सोच करके अपने आप को कितना जलाया, कितना कुढ़ाया, कितनी अपने आप को आंतरिक वेदना दे दी, ये जब अंतिम समय में याद आएगा तो हमारे पास वो समय गुज़र चुका होगा कि हम दोबारा उसे जी सकें। तो इसी के आस-पास में कहती हुई अ, वो किताब है। और दूसरी फिर से कहानियों की है, जो आस-पास में मैं देखा देखा हुआ है, उनको तराश करके कुछ कहानियों का एक नया 5 से 6 कहानियों का एक नई पुस्तक को स्वरूप देने का तैयारी है। बहुत बढ़िया सर। अग्रिम बधाइयाँ आपकी दोनों पुस्तकों के लिए और आपसे चर्चा करते वक़्त जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ जो कि समाज को कुछ देना चाहता है, सुधारना चाहता है। हालाँकि सभी शिक्षक शिक्षक एक बहुत बड़ा पद होता है समाज में, हमारे राष्ट्र में, जो पूरा जी, परिवर्तन कर सकता है। तो चाणक्य भी ये मानते थे और मैं भी उनसे बहुत प्रभावित हूँ। इसलिए मेरा भी यही मानना है कि और आपकी बातों से भी मैं यही यही देख रही हूँ कि आप बहुत कुछ समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं आप अपने लेखों से और जो देखा है उसको इस तरह से लिखते हैं जिससे कुछ परिवर्तन आ सके। सर अगर आप यहाँ पर कुछ सुनाना चाहें आप अपनी कविता वगैरह कुछ या पूजा जी मेरे को बोल रही थी बहुत अच्छा सुनाते हैं सर। तो मैं आपके बारे में कम जानती हूँ पर मैं आपके कार्यक्रम में आई थी तब से पहली बार मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी और तब से जुड़ी हूँ। जी। तो मैं उतना ही जानती हूँ, लेकिन पूजा जी ने कहा अच्छा सुनाते हैं सर, तो हम यहाँ पे जो भी दर्शक जुड़ेंगे या बाद में कार्यक्रम देखेंगे तो हम चाहेंगे आपको सुने वो लोग भी। तो आपकी रचनाओं का स्वागत करती हूँ मैं। धन्यवाद मैम, सुनाने की बात है तो फ़िलहाल में जो मुझे याद आ रहा है वो ये है कि ये बहुत पहले का है। और जब मैं नासिक में था तब मैंने इसे लिखा था कि नर्म रहकर अब इस जहाँ में कुछ नहीं होगा। नर्म रहकर अब इस जहाँ में कुछ नहीं होगा, हालातों से समझौता कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया, सोचा होगा तुमने बहुत कुछ, पर भटक गई ज़िंदगी। सोचा होगा तुमने बहुत कुछ, पर भटक गई ज़िंदगी। अब हाथ पर हाथ धरने से थोड़े ही कुछ होगा। बहुत बढ़िया तुम सर। चलने का हौसला
ठान लो एक बार, तुम चलने का हौसला ठान लो एक बार, ऐसा कौन-सा मुकाम है जो तय ना होगा? बहुत बढ़िया। ये ज़रूरत है दिल में स्वप्न सजाए रखने की, ये ज़रूरत है दिल में स्वप्न सजाए रखने की, यकीन मानो रास्ता कितना भी हो कठिन, आसान होगा, आसान होगा। बहुत बढ़िया सर। सर और भी है लंबी या इतनी ही है? बस फिलहाल तो ये है और बाकी बीच-बीच में याद जी, आएगी जी। तो ज़रूर मैं जी, आपके जी साथ सर। साझा करूँगा। बहुत ही अच्छी, सोचा होगा तुमने पर भटक गई ज़िंदगी। मुझे लगा जी। मेरी भटकती है, सबकी भटक जाती है शायद आपकी नहीं, ये कविता देखिए से हम लग क्या रहा है। होता है, दरअसल मैं बनना जब हम वो आप कॉलेज में होते हैं, महाविद्यालय में होते हैं, फिर आप विश्वविद्यालय जाते हैं। विद्यालय से महाविद्यालय फिर विश्वविद्यालय के बीच का जो दौर होता है, आप बहुत कुछ बनने की कोशिश में होते हैं और बनते कुछ और हैं। अंततः आपका अंतिम निर्णय कुछ और हो जाता है, तो हर कोई अलग-अलग चीज़ें सोचता है लेकिन किसी नए रास्ते पर चला जाता है। तो जब मैं नागपुर से नासिक पहुँचा तब ये लिखी थी कि सोचा होगा तुमने बहुत कुछ पर भटक गई ज़िंदगी। लेकिन रास्ता खत्म नहीं होता, रास्ता नया तो होता है, चलना ज़रूरी है। तुम चलने का हौसला ठान लो एक बार। बहुत अच्छे शब्द लिखे बिल्कुल, हैं सर, बहुत सुंदर रचना। और अब सर चलते हैं थोड़ा-सा परिवार की ओर। आप जी। बताइए आपके माँ-बाप की कुछ बातें जो आपको प्रभावित कर गई हों? आप अपनी पत्नी के बारे में, बच्चे के बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ? स्वागत है उन बातों का, जिससे क्योंकि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में माता-पिता, हुँ, पत्नी और कभी-कभी पुत्र की आप कविताएँ लिखते होंगे आजकल हो सकता है उसको देख के भी कुछ लिख जाते होंगे या लेख लिख जाते होंगे। उसकी भी कुछ जो क्रियाएँ हो बच्चे खेलते-कूदते रहते हैं, उनसे भी प्रभावित होके हम कुछ लिखते हैं। तो सर थोड़ा हुँ। बताइए अपने परिवार के बारे में? परिवार के बारे में देखिए माता-पिता जो हैं वो पिताजी आते हैं आर्मी के बैकग्राउंड से, तो सेना का बैकग्राउंड होने का मतलब ये है कि आपके भीतर में अनुशासन घर से आ जाता है। बिल्कुल, सुबह बिल्कुल। से लेकर शाम तक आप अनुशासन में बंधे रहते हैं और सबसे ख़ास बात होती है कि उस अनुशासन में आपको घर के बाहर और घर के भीतर दोनों में सामंजस्य बना के रखना है और वो बड़े साधारण परिवार और साधारण-सी ज़िंदगी वाले व्यक्ति और जब आपके सपने बड़े होते हैं और आप मंच, कविता, कहानी, साहित्य आदि चीज़ों से जुड़ते हैं, तो कहीं न कहीं एक घर में होता है ना जो एक पहले था दौर कि भई ये सब में करियर नहीं होता, ये सब से कुछ नहीं होता है। एक सरकारी नौकरी, चाहे फिर वो मुनीमगिरी की क्यों ना हो, वो जो एक बचपन से आपको या एक कुछ तय कक्षाओं के बाद में आपको एक मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया जाता है, तो हम भी उसी में से गुज़रे। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जब जीवन के भीतर आपके सामने कोई भी चीज़ खरीदने, पाने या चाहने की इच्छा हो और आपके पास कुछ होगा नहीं। आपके पास खरीदने, पाने और चाहने की राशि हो, पैसा हो, ना हो, तो उस दिन आप इन्हीं चीज़ों को याद करते हैं, इन्हीं चीज़ों को कोसते हैं। आपके जीवन में माता-पिता का रोल बहुत महत्वपूर्ण है कि वे आपको जो बचपन में या बाकी चीज़ों में बताते हैं, लेकिन उसका अर्थ, उसका मोल आपको तब समझ में आता है जब वो समय या वो सारी चीज़ें गुज़र गुज़र चुकी। फिर उसके बाद में जब आप किसी भी चीज़ से पुरस्कार हो, आदि चीज़ें हो लेकर के आते हैं, पहली जो प्रशंसा होती है, वो पहली प्रशंसा परिवार से मिलती है, आपका मनोबल बढ़ता है। परिवार के बाद में जो आपके शिक्षक होते हैं, वे सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि परिवार के साथ-साथ में शिक्षकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मेरे व्यक्तिमत्व निर्माण में रही है। 6वीं से लेकर के 11वीं तक और फिर 12वीं से लेकर के मास्टर्स तक जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ अवसर मिले, वो सब शिक्षकों की बदौलत मिले। तो परिवार था, लेकिन परिवार की एक सीमा होती है,
लेकिन शिक्षक आपको असीमित ऊँचाइयों तक ले जाने की कामना करते हैं। मुझे याद है कि हमारे एक सर थे, आदरणीय सुरेंद्र आर्य सर, अब वे नहीं रहे। वे हमारे विद्यालय के सुपरवाइज़र थे। उनकी एक स्कूटर हुआ करती थी। वो उस स्कूटर पे बिठा कर के मुझे ₹4 का जो पार्ले जी का पैकेट आता था, उस ₹4 के पार्ले जी के पैकेट के साथ में शहर की तमाम भाषण प्रतियोगिताओं में ले जाने का काम करते थे। बहुत बढ़िया। जब मैं पहली बार जब मैंने विद्यालय बदला और जब मैं पहली बार गया कि मैंने मेरे बड़े पिताजी ने आदरणीय कृष्णानंद शुक्ल जी ने मुझे 15 अगस्त का भाषण लिख कर के दिया और आज भी मुझे मुँह ज़बानी याद है वो भाषण, क्योंकि वो पहला बड़ा भाषण था मेरी ज़िंदगी का। जब मैंने विद्यालय बदला तो मैं गया मेरे विद्यालय के शिक्षक के पास, मैंने कहा कि सर मुझे भाषण देना है। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, अच्छा तुम दोगे? ठीक है, कल याद करके आओ हम सुनेंगे। तो उसके बाद में जब मैंने अगले दिन बोला, तो उसके बाद से विद्यालय के भीतर मैं कह सकता हूँ कि यदि आप को-करिकुलर एक्टिविटीज़ से जुड़ जाते हैं, आप अपना शत प्रतिशत देते हैं, तो आप विद्यालय के भीतर में थोड़े बहुत सेलिब्रिटी की तरह पहचाने जाते हैं। तो मैंने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में एक वो जो ज़िंदगी होती है ना जिसका नाम है, टीचर कुछ बोलते नहीं हैं और आप कुछ भी काम लेकर के जाओ, आपका काम हो जाता है। तो मैंने उस प्रकार का एक वातावरण जिया है, यानी मुझे याद है कि मेरी पिकनिक का पैसा भी मेरे प्रधानाचार्य की जेब से जाता था। बहुत बढ़िया। ये जो चीज़ें मिली हैं, तो ये परिवार के सहयोग और शिक्षकों की जो शिक्षकों के द्वारा जो अवसर मिला, उसके कारण यानी कल भाषण देना है, तो हमारे आदरणीय जो टीचर थे, वे शाम को घर आकर के या घर के पास में एक मंदिर था, उस मंदिर पर आकर के हमें भाषण लिखा के चले जाया करते थे। वो बोलते थे, हम लिखते थे। और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और उसके बाद में महाविद्यालय के समय डॉक्टर रेणु बाली जो हमारी हिंदी की विभाग प्रमुख थी, उसके बाद में डॉक्टर लांजेवार मैम, ये तमाम वो लोग थे, जिन्होंने आपको अवसर दिया। यानी मुझे याद है, महाविद्यालय की तरफ से मैं करीब साल की स स 70-80 के ऊपर डिबेट बोला करता था और वो एक प्रकार से उस वक़्त हमारे आर्थिक अ, मजबूती का या एक प्रकार से हम कहें कि जिसे हम रोज़गार कह लें, उसका साधन हो गया था। हम कहीं भी जाते थे तो पुरस्कार राशि मिलती थी, आदि चीज़ें। तो ये शिक्षक, माता-पिता दोनों की संयुक्त साझा भूमिका थी, जिसने आपको मौका दिया, आपको बनाया। फिर आपने कहा कि श्रीमती धर्मपत्नी। हाँ, उनका अब भी सहयोग रहा ये होगा अवश्य। नहीं, ये जब आप कुछ करने लग जाते हैं, जब आप कुछ बन जाते हैं या आप पर एक आपका एक सामाजिक दायरा है, ज़िंदगी के भीतर में बहुत ज़रूरी होता है कि आपका लाइफ़ पार्टनर आपके साथ रहने चलने वाला, आपके विचार को समझता हो, सबसे पहले, आपके किए गए कार्य की सराहना करे या ना करे, लेकिन उस कार्य की उसको इज़्ज़त होनी चाहिए। मैं ये बहुत विश्वास और ईमानदारी से कह सकता हूँ कि 2015 से लेकर के अब तक मैं कहीं भी जाता हूँ, तो मेरे साथ में उनका भी नाम जुड़ गया है। यदि मैं नागपुर नहीं हूँ या भारत में नहीं हूँ और कहीं कोई सामाजिक या मेरे संपर्क के कहीं किसी के घर शादी, ब्याह, जन्मदिन कुछ भी हो, तो मेरे बदले में वो स्वयं चली जाती हैं, तो अपने आप हमारी पहचान वहाँ तक पहुँच गई है। साथ चलने का मतलब आपके विचार मिलने चाहिए, वो शायरा नहीं है, लेकिन मंच की इज़्ज़त आती है। वो कहानीकार नहीं है, लेकिन कहानी ज़िंदगी में कितनी महत्वपूर्ण है, ये समझ रखती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि आपके किए गए कार्य की प्रशंसा, आपके किए गए कार्य की चुनौतियाँ, उनको अच्छे से समझ आए, इससे बेहतरीन पार्टनर, बेहतरीन हमसफ़र और कोई दूसरा नहीं हो सकता। और सबसे ख़ास बात है ना कि होता है कि आज की तारीख में आप कितना संतुलन बनाकर रख सकते हैं। आज की तारीख में आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, विच्छेद की एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक नई शुरुआत हो गई है। हर कोई आज शादी हुई, कल टूट जाएगा, परसों टूट जाएगा या बहुत जल्द-जल्द चीज़ें टूटती चली जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण है एक-दूसरे की इज़्ज़त, दूसरा
एक-दूसरे के ऊपर विश्वास और ईश्वर की कृपा से, आप सभी की कामनाओं से, ये दोनों चीज़ें फ़िलहाल तो हमारे बीच बनी हुई है और बाकी हमारा जो नटखट है, वो तो नटखट ही है। उसके बारे में तो डेफ़िनेटली जहाँ पर जाते हैं, मुझसे ज़्यादा वो कहीं न कहीं आज की तारीख में उसकी एक अलग नटखटपने के कारण पहचान है। तो बस इस तरह से चल रहा है। बहुत बढ़िया सर, आपने धर्मपत्नी के बारे में जो विचार रखे, वो सचमुच मुझे बहुत प्रभावित कर गए क्योंकि आजकल जो चल रहा है समाज में बहुत ज़्यादा तलाक वग़ैरह ये सब चीज़ें हैं और उसके लिए जो चीज़ें गुण आवश्यक हैं, उनकी कहीं न कहीं आपने चर्चा की और वो एक तरह से साधना है साथ में रहना भी। आप एक-दूसरे के गुण और अवगुणों के अपनाते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ें, वही एक कहते हैं ज़िंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हैं, और वो गाड़ी तभी सही चलेगी जब दोनों बैलेंस में हों। तो आपने बहुत अच्छा बताया आपने अपनी पत्नी के बारे में। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं आगे, एक बार फिर से आप अपनी रचना सुनाइए क्योंकि सुनने वाले भी बोर नहीं होने चाहिए। तो मैं चाहती हूँ एक-एक बीच में आप अगर सुनाते रहेंगे तो सब लोग आपकी रचनाएँ भी सुनते रहेंगे और चर्चा में भी आनंद आएगा सर। स्वागत है, अगर आपको कोई हुँ, आपकी रचना याद आ रही हो तो ऐसी मुझे अ, याद तो नहीं आ रही है लेकिन जो याद आ रही है मेरे ख़्याल से फिर वो कहीं बहुत बड़ी ना हो जाए कोई बात नहीं सर, कि अभी समय है हमारे पास। आप सुनाइए। हम सुनने को तैयार हैं और हम चाहते हैं हमारे साथ-साथ सब लोग सुनें जिससे आपके व्यक्तित्व के बारे में पूरी पहचान हो सके। लोग इस जो हमारा ये कार्यक्रम है, अगर कोई जानना चाहे कि आदरणीय रवि शुक्ल जी क्या हैं, तो अगर इसको देख ले, तो वो कंप्लीट फ़ील करे कि हाँ, मैंने समझ लिया या आपको भी लगे बाद में कि हाँ मतलब अच्छे से जानकारी मिल सकती है आपके बारे में इस कार्यक्रम के तहत, इसलिए सर। स्वागत है आपकी रचना का। हाँ, बिल्कुल मेरे साथ दिक्कत ये है मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो याद आ रहा है, मैंने बिल्कुल। देखा है रास्ते के पत्थरों को। मैंने देखा है रास्ते के पत्थरों को, कोई मुझे रास्ता बताते हैं तो कोई रास्ता दिखाते हैं और नज़र चूक जाए तो ये ठोकर भी दे जाते हैं। मैंने देखा है रास्ते के पत्थरों को, कभी किसी के घर की खिड़कियों को तोड़ देते हैं, कभी दंगों में किसी का सिर फोड़ देते हैं, बहुत बढ़िया। कभी शिल्पकार के हाथों से टूटकर मूरत बन जाते हैं, यही पत्थर जो कभी किसी का घर उजाड़ देते हैं। बहुत बढ़िया। कभी ईंट गारे के साथ मिलकर ये खूबसूरत सा महल बना देते हैं। क्यों कोई पत्थर मंदिर में जाकर पूजनीय मूरत बन जाता है? क्यों कोई पत्थर रास्तों की धूल में खो जाता है? मैंने देखा है इन रास्ते के पत्थरों को। ये मंदिर में भी लगते हैं, ये मस्जिद में भी लगते हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत मंदिर बढ़िया। में भी लगते हैं, ये मस्जिद में भी लगते हैं। जब तक पत्थर पत्थर रहते हैं, ये मज़हब नहीं जानते। बहुत बढ़िया सर। फिर न जाने क्यों ये पत्थर मंदिर और मस्जिद में तब्दील हो जाते हैं। कौन जानता है क्या इन पत्थरों की भी जाति होती है? कौन जानता है क्या इन पत्थरों की भी जाति होती है? उछाले गए हो किसी भी हाथों से, घायल तो हम हमेशा इंसानियत होती है। वाह, वाह! मैंने देखा है इन रास्ते के पत्थरों को। फिर एक कल्पना है कि काश कोई इन पत्थरों को समझ का घूंट पिला दे। काश कोई इन पत्थरों को समझ का घूंट पिला दे, ये उछलें, उड़ें, गिरें, पर रक्त की प्यास बुझा दें, पर रक्त की प्यास बुझा दें। बहुत बढ़िया सर। सचमुच कहीं न कहीं आपने एक मानवता का संदेश दिया है इस आपकी इस रचना में कि वो जब तक पत्थर रहते हैं तब तक वो नहीं जानते मंदिर, मस्जिद का भेदभाव। और कहीं न कहीं पत्थर को एक इंसान की तरह आपने पेश किया, वो बहुत अच्छा लगा। आपका बिल्कुल मानवीकरण है आपकी रचना में और आपने समाज के कई मुद्दे की ओर संकेत किया कि कैसे-कैसे पत्थर फेंके जाते हैं, सब कुछ। बहुत सुंदर रचना और ये बहुत शुक्रिया। एक तरह से अगर इस चीज़ को समझ ले व्यक्ति, तो वो मानवता का संदेश देती है हुई आपकी रचनाएँ। बहुत सुंदर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर अब एक अगला प्रश्न है कि जी, आप समाज के लिए आप जो भारतीय समाज आप आजकल जिस दिशा में जा रहा है, बच्चे भी,
या जिस तरीके का, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? या भारतीय नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आजकल सभी जगह दुनिया गोल है और हुँ, कहीं न कहीं एक जैसी ही चीज़ें होती हैं, चाहे विदेश में चले जाओ, मानसिकता वही, थोड़ी बहुत तो वही चल रही है। तो आपके दिमाग में कोई चीज़ ऐसी आ रही हो, भारत के समाज के लिए या अंतर्राष्ट्रीय रूप से बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी, तो आप वो विचार मैं चाहती हूँ आप रखें यहाँ पर कि इस तरह का परिवर्तन आप चाहते हैं। क्योंकि आपकी दृष्टि, आप एक संचालक हैं, कुशल संचालक हैं। तो हुँ। बल्कि मैं भी सोच रही थी कि आपका साक्षात्कार लेने के पहले मैंने पढ़ा क्यों नहीं कि आप बहुत अच्छे संचालक हैं। क्योंकि नहीं, जो नहीं, नहीं। संचालक होता है वो बहुत बड़ी भूमिका होती है उसकी, उस कार्यक्रम को जी। उभारने में। तो मैं जब भी इस कार्यक्रम में आती हूँ, कोशिश करती हूँ अपना कुछ ना हो, जिस व्यक्ति का साक्षात्कार हो उसके बारे में यहाँ संपूर्णता आए। तो सर, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा बहुत समाज के बारे में जो सोचते हो कि ये परिवर्तन आना चाहिए और क्यों नहीं आ रहे, उसके लिए कुछ सोचा हो आपने कि ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। कुछ सोचते होंगे क्योंकि आपका मस्तिष्क उसको चलता है, आपकी जितनी में मैंने अभी रचनाएँ सुनी, तो वो सुनने के पश्चात ही ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया सर। बिल्कुल। देखिए चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बहुत कुछ चाहते हैं बदलना और बदलाव इतना आसान नहीं है। आप जितनी भी किताबें पढ़ लें, जितने महापुरुष को पढ़ लें या जिनकी भी भाषण सुन लें, बदलाव की बात हर कोई करना चाहता है। पर समस्या कहाँ आती है कि बदलाव की शुरुआत कौन करे और यदि आप बदलाव की शुरुआत करते हैं, तो बदलाव की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? हमने भविष्य के लिए अभी एक योजना बना रखी है। दुनिया के बाहर जो भारतीय रहते हैं, उन भारतीयों से संपर्क किया जाए और यदि हमें ऐसे 100 लोग मिल गए और यदि आपके माध्यम से लोग सुन रहे हैं और उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे, तो मुझे लगता है कि एक हमारी शुरुआत हो जाएगी। पिछले वर्ष से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। हम भारत के भीतर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, आप आज भी जाकर के देखें, वहाँ उचित रूप में वो सुविधा, वो संसाधन उपलब्ध नहीं है, जिसकी हम और आप कल्पना करते हैं या जिस आधार पर हम कह सकें कि हमारा भारत महान है। भारत महान है, लेकिन महानता के पैमाने कब तय होंगे? वो तब तय होते हैं, जब आपके घर के आस-पास में बच्चे सुरक्षित बचपन जी रहे हों, नटखट बचपन जी रहे हों, शरारती बचपन जी रहे हों। यदि वे कमज़ोर हैं, उन्हें मजबूरीवश काम करना पड़ रहा है। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की एक बहुत अच्छी रचना है, मुझे याद नहीं आ रही पर मैं जब भी उनसे मिलता हूँ ज़रूर सुनता हूँ। वो जो ढाबे का छोटू है ना, जिस दिन वो ढाबे से छोटू हट जाएगा, जिसे हम छोटू चाय ला, छोटू पानी ला, छोटू टेबल साफ कर की बात करते हैं, उसी को पूरे भारत को मैं अकेला नहीं बदल सकता, मुझे इतना मालूम है। तो हमने कुछ गाँवों को चिन्हित किया हुआ है। उन गाँव के भीतर जाकर के हम कुछ प्रकल्प चलाना चाहते हैं और ऐसे प्रकल्प, जिन प्रकल्पों में हम बचपन को सुरक्षित, खुशहाल, नटखट, शरारती बना सकें, उनके हाथ से काम को छीन करके उन्हें स्किल्स दे सकें और उन स्किल्स को कल के लिए उनके रोजगार में तब्दील कर सकें। भारत के भीतर में दुनिया के कई ऐसे लोग हैं, जो भिन्न प्रकार के प्रकल्पों के लिए डोनेशन देते हैं, दान देते हैं। लेकिन उन दान के बदले में क्या होता है, ये हमको एक बार पलट करके देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में कई आपको अव्यवस्थाएँ नज़र आएँगी, जिसको आप बदलना चाहते हैं। लेकिन आप बदलें कैसे? आप सरकार को बदल नहीं सकते, आप वोट देते हैं, आप बाकी सारी चीज़ें करते हैं। चुनौतियाँ भारतीय समाज में बहुत बड़ी है। आज मैं संयुक्त अरब अमीरात में 3 साल से हूँ। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, आपकी ट्रैफ़िक मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। लेकिन छोटे देश में ये संभव है। भारत जैसे एक विशाल देश में, असंख्य जनसंख्या वाले देश में और विशेषकर अमीर और गरीब की लंबी खाई के रूप में, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आपका
जो 100 वर्षों या 50, 70, 80 वर्षों से चला आ रहा सामाजिक दायरा है, आप उसको बदल देंगे। संभव ही नहीं है। तो बदलने के लिए आपके मन में ख़्याल कितने भी आएँ, सबसे ज़रूरी है कि वो कविता, कहानी तक सीमित ना हो। यदि हम ₹10 से लेकर के 10,000 तक की मदद किसी कारण से, किसी संस्था, किसी व्यक्ति को कर सकते हैं जो कि कुछ करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उसे करना चाहिए। आप लिज्जत पापड़ की कहानी पढ़िएगा, जो उसकी शुरुआत हुई, वो इसी तरह से हुई कि सभी महिलाओं ने मिल कर के एक छोटा-सा उद्योग शुरू किया और आज वो महाब्रांड बन कर के खड़ा है। कई ऐसे छोटे-छोटे प्रकल्प हैं, जिन प्रकल्पों ने कहीं न कहीं आज एक अच्छी हाइट पाई है। 2020, 21, 22 वोकल फॉर लोकल की भारी डिमांड थी, सिर्फ़ कोविड तक। बाद में हम भूल गए और हम फिर से उसी पर निर्भर हो गए और वोकल फॉर लोकल जैसी चीज़ों को हम भूल गए। हम कोविड के समय आपने एक अच्छी चीज़ देखी होगी, हमारी सबसे पहली मदद किसने की थी? हमारे पड़ोस में, हमारी बस्ती में, हमारे शहर में रहने वाले हमारे किसी परिचित ने। लेकिन कहीं न कहीं आज की तारीख में वो चीज़ें एकदम धूमिल है, छूट गई हैं, बाकी चीज़ें दूर होती चली जा रही हैं। तो आप कितना बदलाव लाना चाहते हैं, आपको तय करना पड़ेगा। एक अकेला व्यक्ति पूरा बदलाव नहीं ला सकता, ये आपको मालूम है, पर कुछ तो ला सकता है। मैं कई बार कहता हूँ कि आप जब चर्चा करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, लाख, करोड़ लोग ना देखें, हज़ार लोग ना देखें, 100 में से 5% लोग या 1% लोग यदि उसे ईमानदारी से देख रहे हैं और देख कर के उनमें थोड़ा भी सुधार आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपका काम सफल हो रहा है। बिल्कुल सही। क्या है, हम काम करते हैं नाम के लिए। जिस दिन आपका काम काम के लिए होने लगे और आपको नाम की परवाह नहीं होगी, आपके काम का अब आप खुद देखिए कि मैं हमेशा ये चीज़ बच्चों को क्लास में बताता हूँ। आप शुरू कीजिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ। मंगल पांडे, झांसी की रानी, वीर कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप या महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये तमाम लोग जब थे, तो उनके समय में कितनी आबादी रही होगी और उस आबादी में से आज उँगलियों पर गिने जाने वाले नाम आपको क्यों याद हैं? क्योंकि उन्होंने समाज से अलग हट करके अपना कार्य किया। सही। आपका कार्य आपके सामने हो या ना हो सकता है आपके जाने के बाद उसे उतना महत्व मिले। जैसे नागार्जुन जी हो गए, बाकी कवि हो गए, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी गरीबी में बिता दी। लेकिन आज उनके नाम पर इतना सब कुछ है कि शायद उन्हें इसकी कल्पना भी नहीं रही होगी। तो आप कितना करते हैं? कितना बदलाव लाना चाहते हैं? कितनी चीज़ें करना चाहते हैं? एक दायरा सेट करें। एक गाँव की कल्पना आप ले रहे हैं, उसे एक छोटे घर की कल्पना आप ले रहे हैं, उसे मुझे याद है कि मैंने किसी कारण से एक हमने कुछ राशि जमा की थी और वो काम नहीं हुआ था, तो हमने वो राशि किसी एक परिवार को दे दी थी और उस समय उस राशि एक अच्छी खासी राशि हुआ करती थी, अमाउंट थी और जब उसे हमने दिया तो उनके परिवार के भीतर में एक अलग आनंद था। तो आप जब छोटे-छोटे खुशियों को ढूँढते हैं, तो आप उन खुशियों में कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी भी देख पाते हैं। तो बदलाव बहुत है रश्मि मैम कि आप कितनी चीज़ें देखना चाहते हैं, लेकिन आप करना कितना चाहते हैं, उनमें से कितना कर सकते हैं, वो आप तय कर लीजिए। मुझे लगता है कि उसके बाद में आपके लिए 1% भी आप उसका कर गए, तो आपके लिए बड़ा बेहतर हो जाएगा। बहुत अच्छा था। आपने इतना अच्छा बोला कि मैं खो गई थी आपकी बातों में। और कहीं-कहीं आपने कहा ना उनके जो कार्य थे लक्ष्मी बाई जी के या नागार्जुन जी के, वो हमें आज भी उनके नाम याद रहते हैं। लेकिन मुझे आज के आपके जो चर्चा है हमारी और आपकी, उसकी शुरुआत याद आती है, याद आई अभी, कि कहीं न कहीं जब आप फ़ेमस होते हो, तो उस आपकी फ़ेम को मेंटेन करने के लिए जो आपकी प्रसिद्धि है, जो आपके बचपन की आपने सुनाई कि मुझे आपके जो शिक्षक हैं, उन्होंने जो एक काम दिया, उससे माइक पे आपने बोला। फिर आपने उस इमेज को मेंटेन करने के लिए आपने एक अच्छा बना रहना शुरू किया होगा।
तो वो एक शिक्षक का जो कहते हैं ना कंकड़ फेंकना किसी पानी में और उसको वो तरंगें उठती हैं, वो तरंगें शायद आपकी वहाँ से उठी और शायद हर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में ऐसा होता है। मैंने भी अपना कभी एक माइक पे जब पहली बार बोला और उसकी जब तारीफ़ें हुई, तब मुझे एक अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ा कि ये मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ। फिर हम उसको और अच्छा बनाने में और वो अपनी इमेज बिल्ड चाहे वो किसी भी में चीज़ में हो, समाज में हो या वो। तो वो चीज़ आपने ये बहुत अच्छा कहा कि आपके कार्य बाद में आपको याद करवाते हैं, लेकिन शुरुआत में आप अपनी वो इमेज जो बन जाती है, आपका जो फ्रेम में आप एक आ जाते हो, उसको मेंटेन करने के लिए आप एक अच्छे बने रहना चाहते हो। आप कुछ गलत नहीं कर सकते मेरे ख़्याल से, क्योंकि आपको सब जानते हैं, आपकी एक फ्रेम है, तो आप कभी चाहते हुए भी आपको लगेगा कि ये ठीक है, अगर ऐसे मस्ती कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, तो वो इसलिए भी नहीं करते क्योंकि आप एक फ्रेम में हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल, आपकी शुरुआत में जो आपने बताया कि आपको ये पनिशमेंट मिला था या यहाँ पर किसी शिक्षक ने कुछ आपके भाषण लिख-लिख के दिए। तो नित्य निरंतर आपकी एक समृद्धि कहते हैं ना एक स्कूल में भी आपको बहुत सारी चीज़ें इसलिए मिल रही थी, क्योंकि आप वो एक अच्छे कार्य कर रहे थे। तो अच्छे कार्य का एक अपना एक अच्छा रूप होता है, उससे हमारे लिए बहुत कुछ होता है और हमसे दूसरे भी प्रभावित होके वो चीज़ अच्छी करते हैं। तो जो आपके व्यक्तित्व में मैंने मैंने देखा, अवश्य ही आप वहाँ तक पहुँचेंगे जैसे इन लोगों का नाम आज चल रहा है। आपका भी नाम दुनिया ऐसे ही याद करे और आपके अवश्य जो आपने बताए हैं सामाजिक जो कार्य आपने मन में सोच रखे हैं कि ऐसा-ऐसा करना है, अगर हम भी साथ में चल सके तो हम भी चलेंगे आपके इन कार्यों में। आपका बहुत अच्छा सोच है, एक समाज को सुधारने के लिए, एक राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए और आपने सही कहा कि अभी भी भारत के गाँव में थोड़ा-सा और हालाँकि चल रही हैं लगातार, मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लगातार प्रोसेस लेकिन हम बिल्कुल नीचे थे तो वहाँ से वहाँ तक आने में समय लगेगा और चीज़ें कैसे क्रियान्वयन हो सकती हैं, बिल्कुल, उनका भी अपना एक रूप रहता है और हम और आप जैसे एक 1-2 व्यक्ति नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे तब शायद और जल्दी के काम हो पाएँगे। आपको बहुत-बहुत अग्रिम बधाइयाँ और मैं चाहती हूँ आपके ये सारे काम जल्दी से अच्छे से हो जाएँ। और सर आपने कुछ बिल्कुल। सोचा हो कि ये तो आपने एक ग्राम को ऊपर उठाने के लिए ये सब हुँ, किया है। लेकिन आपकी एक जो सोच है, जैसे आपने धर्मपत्नी पे बोला जो कि चल रहा है आजकल तलाक वगैरह बहुत जल्दी हो रहे हैं। उसके बारे में मैं हुँ, चाहती हूँ कि थोड़ा-सा आप अपने विचार रखें क्योंकि आजकल मैंने युवाओं में देखा है कि वो शादी एक जो हमारी संस्था है भारत की मतलब हमारी एक परंपरा है शादी और वो जो पूरे जन्म जन्म 1 जन्म भी नहीं बल्कि 7 जन्म निभाने की सोचते हैं लोग बाग। तो हुँ, उसके लिए जो आजकल मैंने देखा है युवाओं में बिल्कुल भटक रहे हैं। वो सोचते हैं कुछ तो डर के मारे यही सोचते हैं शादी करें या नहीं करें। जो मैंने बच्चों में हुँ। देखा है, उस सब के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? क्योंकि एक भारत इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर किस तरह से पति-पत्नी एक साथ इतने लंबे समय तक रहते हैं। विदेशों में ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर। तो इसके लिए आप अपना विचार रखना चाहें अगर 1-2 वाक्य आप कुछ कहना चाहें सर? क्योंकि आज की मैं देख रही तारीख हूँ आप में समाज को अच्छे तरीके से देख रहे जी, हैं, आप शिक्षक भी हैं, तो आपका एक विस्तृत नज़रिया है। और आपने लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की वो बात कही, वो भी मेरे को उनकी सर बहुत सारी रचनाएँ मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो हुँ। आप इस चीज़ पे बोल सकते हैं और हम चाहेंगे आपके विचार क्योंकि आप एक यंग हैं, तो आपके विचार मायने रखेंगे। मैम बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में भारत जैसे देश में इस विषय पर विचार किया जाना क्योंकि भारत सामाजिक संस्थाओं वाला देश है। भारत के भीतर में हमारे परिवार और हमारे संबंध हमारी पहचान थे, हैं और आगे रखना हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह का संस्कृति में बदलाव हुआ, हम आज की तारीख में मैं यानी दर्जन भर से अधिक लोगों को जानता हूँ, जिनके जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी चीज़ें जिनके घर, जिनके परिवार, जिनके दिमाग, जिनके विचार में घर कर चुकी हैं। आप जब आज की तारीख में विकास की बात करते हैं,
तो विकास के साथ-साथ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे देश के भीतर या हमारी संस्कृति में कुछ चीज़ें हैं, जिन चीज़ों में आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आस्था रखनी पड़ेगी। यदि वो आस्था नहीं टिक पाई, तो आपका सबसे बड़ा नुकसान कम से कम 2 पीढ़ियों का सीधे-सीधे हो जाएगा। एक जो पीढ़ी चल रही है और एक जो आने वाली है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है अपेक्षाएँ जो हम आज की तारीख में लेकर के पहुँचते हैं। और दूसरा जो आज रिश्ते बनते हैं, बनने के बाद वो अचानक से तुरंत में इतने ज़्यादा प्यार, मोहब्बत आदि सारी चीज़ें दिखाने के लिए जिसे हम कहते हैं आप विश्वास की दहलीज़ पर कह लीजिए या किसी भी स्तर पर मापने की कोशिश करने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि यदि आपको सीता चाहिए, तो आपको राम जैसा चरित्र रखना पड़ेगा और यदि आपको राम जैसा चरित्र चाहिए, तो आपको सीता जैसा आचरण रखना पड़ेगा और यदि हम ये आचरण नहीं रखते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें उस तरह की सोच भी नहीं रखनी चाहिए। आज हर कोई मैं थोड़ा-सा खुले तौर पे यदि कहूँ, तो महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी या घर से बाहर एक अलग सोच रखता है और घर में प्रवेश करते बराबर वो अपनी पत्नी या अपने पति से उसके विपरीत सोच रखता है। आपके अपना पति या आपकी अपनी पत्नी यदि वो अति प्रोग्रेसिव है, अति प्रगतिशील है, तो आपको दुःख है। दुःख भी नहीं, आपको चिंता लगती है। आपको उस पर आक्षेप है। लेकिन वही आपकी करीबी महिला मित्र इतनी अति प्रोग्रेसिव है, तो आपको खुशी होती है, वाह! तुम शराब पी लेती हो, तुम सिगरेट पी लेती हो, तुम कितने अच्छे छोटे कपड़े पहन लेती हो। लेकिन वही हमारी घर की महिला, हमारी अपनी पत्नी, हमारा अपना पति करने लगे, तो हमें आक्षेप हो जाता है। देखने और सोचने के नज़रिए में हम कहीं न कहीं पिछड़ गए हैं और बात वही है कि जैसी आपको संगत चाहिए वैसी आपको रंगत अपने आचरण, अपने स्वभाव, अपनी सोच में लानी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में एक आदर्श बने, तो आपको भी आदर्श अपनाना पड़ेगा। बहुत, बहुत अच्छी बात कही सर। और आपके जो विचार थे ये बहुत अच्छे हैं कि अगर आप चाहते हो कि सीता मिले तो आपको राम बनना पड़ेगा। और बिल्कुल। उम, दोहरे व्यक्तित्व के धनी लोग ज़्यादा हो गए हैं। आपकी बातों से मुझे यही समझ में आया और इसीलिए शायद परेशानियाँ बढ़ रही हैं। और आपने मतलब आजकल का कहते हैं ना हॉट टॉपिक तो आजकल ये समाज में बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें और मेरा बेटा भी शादी के लायक है, तो मैं भी सोच रही हूँ सारी दृष्टिकोण से, क्योंकि पहले जितना आसान था कुछ ढूँढना, वो उतना आजकल आसान नहीं रहा। और मैं खुले तौर पे यहाँ कह सकती हूँ कि मुझे लग रहा था कि शायद बहू बनना आसान रहा और अब सास बनना मुझे मुश्किल लग रहा है। क्योंकि व्यक्ति की व्यक्तित्व की सोच कहाँ जा रही है, कहाँ कैसी है, वो सब समझ के हम बेशक हम चाहें कि हमारा सेकंड चाइल्ड होगा वो। मेरे लिए बेटी होगी, लेकिन सामने वाले के व्यक्तित्व में दिमाग में क्या चल रहा होगा मुझे पता नहीं है। वो सब सोच के बिल्कुल, मैंने आपके सामने ये प्रश्न रखा, क्योंकि कई बच्चे हैं मेरी जो उम्र है उसके हिसाब से मेरे बच्चे के दोस्त भी हैं और सब। तो उन सबको जब मैं देखती हूँ और आजकल के युवाओं की जो बात सुनती हूँ, वो सबसे मेरे दिमाग में ये प्रश्न घूम रहा था। और आपके समाज के प्रति जो बृहद दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से मैंने सोचा आपसे ये प्रश्न पूछना चाहिए। क्योंकि आज के समाज के लिए ये ज़रूरी है कि हर व्यक्ति के कैसे विचार जा रहे हैं और क्या होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा इसका उत्तर दिया और शायद वो हमें समझना चाहिए कि अगर हम सीता चाहते हैं तो राम बनना पड़ेगा और राम चाहते हैं तो हमें सीता बनना पड़ेगा। बिल्कुल। दोहरा व्यक्तित्व ये नहीं हमारी रखना है अपेक्षा तो यही होती है कि हम बनना क्या चाहते हैं और हम माँगते क्या हैं। हाँ, हमारी इसमें डिफ़रेंस है, डिमांड अलग है। अंतर आता है। बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छा उत्तर दिया सर और आपसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सचमुच। अगर आप एक रचना और सुनाएँ हमारे हमारे साथ यहाँ पर, तो हमारे दर्शक भी सुनेंगे आपकी कोई रचना। आपकी रचनाएँ बहुत अच्छी हैं सच कहूँ।
हर किसी की रचना मुझे अच्छी नहीं लगती लेकिन ऐसा है कि जब हम बैठते हैं तो सबकी सराहना करती हूँ मैं। पर बिल्कुल, आपने जो रचना है उनमें बिल्कुल मानवता और वो सब समाज के प्रति, छोटे बच्चों के प्रति जो आपका जो नज़रिया उभर के आ रहा है वो हमें बहुत प्रभावित कर रहा है सर। अगर आपको कोई याद आ रही हो या लेख भी हो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि रचना कविता ही हो, आपका लेख हो कुछ उसमें आपने विचार रखे हों तो वो भी आप सुना सकते हैं। वो मतलब बता सकते हैं यहाँ पर संक्षिप्त आपने में। लेख की बात की तो मुझे मेरे सामने एक लेख खुला ही है, हालाँकि ये 2018 का है और मैं किसी कारण से इसको खोल के कुछ काम कर रहा था कि ये हम किस दौर में जीने लगे हैं। जब एक हम मिनट सर छोटे थे यहाँ तो पर हम हमारे अध्यक्ष महोदय जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मिश्रा सर हैं और वो भी आपके जो बोल रहे हैं आप उस पर लिख रहे हैं। नेहा शर्मा जी हैं और बहुत बहुत अच्छी-अच्छी शुक्रिया। बातें लिख रहे हैं आपके आपके लिए। शैली जी जुड़ी हैं, बहुत मार्मिक कथा वाह, वाह! सभी लोग सर कह रहे हैं मिश्रा जी कह रहे हैं बहुत ही आकर्षक हैं दोनों शीर्षक में। सर बहुत ही बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसके लिए। जी सर। जी, बिल्कुल, आदरणीय मिश्रा सर के प्रति मैं प्रणाम प्रेषित करता हूँ और उनका व्यक्तित्व अपने आप में इतना बड़ा है कि जब वो किसी की प्रशंसा करें, तो आप मानिए कि आप उसमें आपके लिए बहुत सम्मान और गौरव की बात है। तो मैं वो जो लेख की बात कर रहा था, वो ये है कि ये किस दौर में हम जीने लगे हैं। जब हम छोटे थे, तो हम सपने देखा करते थे कि बड़े होंगे, बड़े होकर ये करेंगे, वो करेंगे। कोई कहता है, ये काम करो, हम झट कर देते थे। और कहते थे कि उत्तर देते हुए, "अभी तो हम छोटे हैं, ज़रा बड़े तो होने दो, बोलने से पहले ही कर देंगे।" हमारे बचपन के न जाने कितने हसीन और प्यारे पल इसी उधेड़-बुन में गुज़र गए कि हम बड़े होंगे तो क्या होगा? कैसा होगा? और उसी रोमांच में न जाने कितने गौरवान्वित होकर सपनों में खो जाया करते थे। खुद को हम उस वक़्त सबसे शक्तिशाली इंसान समझने की एक अजीब सोच में जीने लगते थे। बचपन की उन यादों में आगे बढ़ते-बढ़ते, सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते, आज हम इतने बड़े हो गए कि आज हमें किसी की तरफ देखना गँवारा नहीं। किसी से सीधे मुँह बात करने में खुद को झुका या छोटा महसूस करने लगे हैं। पहले जिन मेहमानों की खुशी से मन में उत्साह और उमंग का भाव जागता था, जिनका सहारा लेकर पढ़ाई से छुट्टी और घूमने की चाह जागती थी, आज उन्हीं मेहमानों को देखकर दिल में साँप मचलने लगते हैं। क्यों इतने बड़े हो गए कि जीवन की सच्चाई को ही हम झुठला बैठे और क्यों इतने आगे आ गए कि हाथ थामने वालों को ही हम अपना दुश्मन या प्रतिद्वंदी मान बैठे। बहुत बढ़िया। विकास के पलों में हम विकसित होकर के आसमान छूना चाहते थे। विजय पथ पर बढ़कर के जिन लोगों का सहारा बनना चाहते थे। बचपन में देखिए आप जब सोचते हो ना कि अब मैं बड़े हो जाऊँगा तो माँ तुम्हारे लिए ये करूँगा, चाचा तुम्हारे लिए ये करूँगा, बड़े पिताजी तुम्हारे लिए ये करूँगा। इनफैक्ट इतना नहीं, हम पड़ोसी तक को दिलासा दे आते थे कि हम तुम्हारे लिए ये सब करेंगे और जैसे आप बड़े हो जाते हैं ना, तो विजय पथ पर बढ़कर के जिन लोगों का आप सहारा बनना चाहते थे, आज उन्हीं की सूरत से हमें बैर होने लगा है। और अब जो सबसे मेन है, ख़ास है कि जो ये मुझे 2018 में महसूस हुआ है कि जिन त्योहारों में पहले खुशियाँ और उत्साह होता था, जिनमें जीने का इंतज़ार होता था, क्यों आज उन्हीं त्योहारों को हम सिर का दर्द बना बैठे हैं। बहुत बढ़िया सर। त्योहारों में खुशियों की सौगात हुआ करती थी और इन्हीं अपनों की खुशियों और अपनों की करीबियत का एहसास हुआ करता था, पर आज ये त्योहार से हम डरने लगे हैं। न बहुत बढ़िया। जाने वो पहले जैसे लोग ना पहले जैसे लोग रहे, ना पहले जैसी हवा रही, लोगों में अकेलापन घर कर गया, बहती मदमस्त हवा को अपनी घुटन दे गया, अब ना नुक्कड़ की पहल दिखाई देती है, ना किसी बुजुर्ग की खटिया दिखाई देती है, ना मोनी का रोना, ना सोनी का चिढ़ना, ना बगिया में बौर, ना घर का गुड़, ना घर के गुड़ की मिठास, ना मेहमानों के आने की उत्सुकता और ना त्योहार का उत्साह। मैंने कहीं पढ़ा था कि मानव अपने विकास के चरम पर है, पर क्या यही सही अर्थों में विकास है? परिस्थिति को देखते हुए कहना लाज़मी हो जाता है, मानव अपने विकास नहीं, पतन की ओर अग्रसर है। बहुत हालाँकि ये बढ़िया। बहुत लंबी है, तो मैं चाहूँगा सर कि आप इसको सुना सकते हो, अभी है, समय है।
बहुत अच्छी कविता लग रही है हमें। अगर आपको याद हो तो आप कंटिन्यू कीजिए क्योंकि ये नहीं, कविता तो नहीं वो है, कहानी ही परिवर्तन है, यानी हाँ, लेख ही है हाँ, हाँ, ये कि परिवर्तन दिखा रहा है जो समाज हमारा कहाँ से कहाँ तक आ गया है। बहुत सुंदर चल रही है। आप समय है अभी हमारे पास, आप सुना सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने कहने को तो सारी दुनिया साथ है, पर अंधेरे में हाथ थाम लेने वाला वो अपना भी नहीं। जिन रुपयों की खातिर उसने हम और आप सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, उसे ही एक दिन छोड़ कर के जाना है। एक घर काफ़ी है, फिर भी लालसा है अन्य बड़े-बड़े, बड़े-बड़े घरों की। लेकिन उन बड़े-बड़े, बड़े घरों में सुकून नहीं है। किताबों में जो पहले हम ज़िंदगी झाँका करते थे, अब वो किताबें खोती खोती सी चली गई। सोने के पहले जो माँ के हाथ के सिर की चंपी, पिता के साथ मीठे बोल, बहन की नोक-झोंक और दादी की कहानी, वो सब इस विकास की दौड़ में, विकास की होड़ में हम पीछे छोड़ते चले गए। पिता के कंधों पर बैठकर आसमान छूना तो दूर, उनके पैर छूना भी भूल गए। मेले की सैर करने के लिए दादा-दादी, नाना-नानी के साथ रुपये की ₹1 की वो लड़ाई लड़ाई नहीं, वो ज़िद आज बहुत पीछे छूट गई। जो कमर में दबा करके दादी वो याद रखा करती थी, ये गाँठ मैंने क्यों बाँधी थी और एक गाँठ और बाँध आना कि ये बताने के लिए कि ये गाँठ क्यों बाँधी थी। वो बचपन, वो दादी, वो नानी, वो दादा, वो पापा, वो माँ, वो सब पीछे छूट गया। आज पिता की दवा में और पहनावे में हमने अपना पहनावा चुन लिया और पिता की दवा को पीछे छोड़ दिया। बहुत सही है, हम बड़े हो गए हैं। हम क्या इतने बड़े हो गए कि हमें अब छोटे-छोटे दिख अब हमें हमसे लोग छोटे दिखने लगे और हम इतने बड़े हो गए कि मौत को रिश्वत देकर खरीद लेंगे। क्या हम इतने बड़े हो गए कि सारे घर, बंगले, ज़मीन सब साथ लेकर जाएँगे? क्या हम इतने बड़े हो गए कि बैंक में जमा करोड़ों रुपया हमारे साथ यमराज आकर के एक चेक पर लिखवा कर ले जाएगा? शायद नहीं। रस्म तो मौत की होगी, आना तो तय है। लेकिन क्या आपके बाद वो गुलाब जामुन जो कह करके लोग खाएँगे कि इसमें मिठास कम है, पूरी गरम नहीं है, भजिए में कुरकुरापन नहीं है, वो आपके रिश्ते को देखेंगे या गुलाब जामुन प्लेट में पड़ा है या नहीं, इसे देखेंगे। बहुत वो जो बढ़िया। तिरही में खाना मिलता है, बरखी में खाना मिलता है, तो होता यही है कि भैया गुलाब जामुन हमको तो तुम देना ही भूल गए। वो रिश्ते जो कफ़न में दफ़्न होते ही खत्म से हो जाएँगे, वो आत्मा जो आप पीछे छोड़ कर के जा रहे हो, क्या उस आत्मा में जीवन है? आज तुम्हें सोचने की ज़रूरत है। बहुत वो बढ़िया। जो जीवन तुम जी रहे हो, क्या उसमें कुछ अंश छोड़ कर के जा रहे हो, जिसमें तुम्हारी पत्नी बैठकर सुकून के साथ जीवन जी पाएगी, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पीछे कुछ आदर्श संस्कार ले पाएगा, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें याद करके तुम्हारी कुछ तारीफ़ कर पाएगा, तुम्हारे दोस्त एक कुर्सी छोड़ कर के बैठेंगे कि यार ये जगह तो उसी की थी और तुम्हारे दफ्तर में बहुत बढ़िया। तुम्हारी यादें तुम्हारे काम के साथ हो जाएगी, शायद नहीं। तुम ये सब कुछ छोड़ कर के यदि जा रहे हो, तो तुम जी रहे हो, लेकिन क्या जीना ऐसा जिसमें तुम ये सब कुछ छोड़ कर नहीं, सिर्फ़ दौलत जमा करके जा रहे हो। बहुत बढ़िया सर। अभी मेरे ससुर जी स्वर्गवासी हो गए, तो जो आपने अभी जो सारा बोला वो मैं वहाँ से उसको कोरिलेट करके सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि सचमुच खाने में स्वाद देखते हैं लोग बाग और अंत बिल्कुल, समय में पैसा कितना भी हो जब वो मौत आती है, तो पैसा लोग खून देने तैयार रहते हैं, पैसे खर्च करने तैयार रहते हैं, लेकिन कोई बचा नहीं सकता। और जो इंसान पैसा तो यहीं रह जाता है। सच कहा आपने। बिल्कुल। बहुत बहुत ही अच्छी रचना मतलब मैं इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है सर, आपने जीवन की सच्चाई जो है आज की वो आपने व्यक्त कर दी। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सरोजनी जी, रागिनी जी, पूजा भारद्वाज जी, संगीता चौहान जी। सभी लोगों के बहुत अच्छे-अच्छे आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं। सभी के और प्रति आभार।
बिल्कुल, आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तब सबके कमेंट्स पढ़ना सर बहुत अच्छे हैं, सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं आपकी रचनाओं से। और ये जीवन की सच्चाई थी जो आपने व्यक्त की क्योंकि आपका समाज के प्रति जो नज़रिया है वो बहुत उत्तम है, जो मैं सर अपनी तरफ से कमेंट्स करना किसी के लिए नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे चर्चा करना और लग रहा है कि बातें सुनती रहूँ, आपके साथ चर्चा चलती रहे, लेकिन एक समय होता है, उसकी अपनी सीमा होती है। बिल्कुल, और आपका जो आज का साक्षात्कार है, ये कोई भी व्यक्ति देखेगा तो निश्चय ही मुझे लगता है कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाएगा। अगर एक बात भी उसके दिमाग में आ गई, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो या कोई व्यक्ति भी हो, तो वो वहाँ समाज में कुछ करना चाहेगा। म मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने अब सिर्फ़ बहुत शुक्रिया मैम। आपकी बातों से ही नहीं बल्कि आपकी जो रचनाएँ थीं, वो भी कहीं न कहीं बहुत कुछ प्रभाव छोड़ रही थीं, जो हमारे राष्ट्र के लिए और समाज के लिए काम में आएगा, ऐसा मैं मानती हूँ और होना भी चाहिए बिल्कुल, ऐसा। और आपने जो सोचा हो, जो समाज के लिए करना है या ग्रामवासियों के लिए करना है, वो आपकी अवश्य अभिलाषाएँ पूरी हों और आपका नाम हो। जैसे आप कहते हो कि इन लोगों का इसलिए नाम हुआ क्योंकि इन्होंने कुछ अलग करना चाहा समाज के लिए, तो ऐसा ही नाम आपका भी हो, ऐसी ही हमारी शुभकामनाएँ, अग्रिम शुभकामनाएँ सर। और कहते हैं कि प्रलय और निर्माण, चाणक्य जी कहते हैं प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलता है। आप एक शिक्षक हैं, इसलिए आपका जो नज़रिया है वो बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है। आपके लिए हम यहाँ पर कहते हैं ना ऑल द बेस्ट वो सब कुछ बिल्कुल, आप करना चाहें उसके लिए। और समय हो चुका है, आज्ञा चाहूँगी। लेकिन फिर भी अगर 2 पंक्ति की कोई एक रचना हो, जो आप बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना 4 पंक्तियाँ सुना गए लेकिन उसमें इतना सब कुछ था, ऐसी कोई रचना हो तो आप बिल्कुल प्रस्तुत कर सकते हैं और उसी से हम कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे सर। और आप कुछ बहुत और शुक्रिया। ऐसा हो जो मैंने प्रश्न ही नहीं किया हो लेकिन यहाँ पर कुछ आप अपने शब्दों में कहना चाहते हो, तो वो उसके लिए भी स्वागत है सर। नहीं, मुझे तो लगता है कि आपने जो प्रश्न किए, आपका पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद और पूजा जी का बहुत शुक्रिया इस पटल पर आमंत्रित करने के लिए। और जाते-जाते मैं यही कहूँगा, मैंने हालाँकि ये बीच में अपने एक कार्यक्रम में कहा भी है कि कुछ तुम चलो, कुछ मैं चलूँ, यूँ मंज़िलें मिलती रहें। ये मैंने पिछले नवंबर में ही लिखा है कि कुछ तुम चलो, कुछ मैं चलूँ, यूँ मंज़िलें मिलती रहें। आज हैं कुछ आँधियाँ, रोके कुछ तूफ़ान भी, कुछ तुम बढ़ो, कुछ मैं बढ़ूँ, यूँ मंज़िलें मिलती रहें। शोर है कुछ ज़ोर का, कोशिशें हर ओर है, हमको रोकने की साज़िशें पुरज़ोर है। कुछ तुम गढ़ो, कुछ मैं गढ़ूँ, यूँ मंज़िलें मिलती रहें, यूँ मंज़िलें मिलती रहें। बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा महोदय जी, आपसे मिलके मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि आपकी जो रचनाएँ थी इतनी उत्तम कोटि की हैं कि मेरे हृदय तक पहुँची। और सचमुच मैं चाहती हूँ लम्हे ज़िंदगी का धन्यवाद मैं भी करना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि आप जैसे लोगों से मिल रही हूँ मैं। और इस माध्यम से हम समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अगर एक बूँद भी हम कुछ कर पाते हैं, चाहे ये साक्षात्कार बिल्कुल, के माध्यम से भी अगर किसी के विचारों में क्रांति आती है या परिवर्तन आता है, तो ये हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखता है, हमारे देश के लिए भी मायने रखता है और मानवता के लिए भी। और आज का ये बिल्कुल। साक्षात्कार के लिए मैं आदरणीय पूजा भारद्वाज जी, डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी जो लम्हे ज़िंदगी की संस्थापिका हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि लम्हे ज़िंदगी संस्था की ओर से ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो कि समाज के निर्माण में एक भविष्य में अच्छा नागरिक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपसे मिलके बहुत अत्यंत शुक्रिया मैम। प्रसन्नता हुई और ऐसे ही हम लोग मिलते रहें और कुछ कर पाएँ समाज के लिए, देश के लिए, ऐसी आशा करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूजा जी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को विराम देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद सर, आपसे सचमुच मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। सुंदर साक्षात्कार हाँ, आपने बहुत बहुत ज्ञान मैंने की कहा बातें था की। मैंने कि इनकी रचनाएँ और जी, जब जी। सर बोलते हैं ना तो वाक़ई में हाँ। ऐसा पता नहीं इन्हीं को सुनते रहो, अपना पूजा सुनाना जी ने छोड़ो। मेरे को बोला था कि रचनाएँ बहुत अच्छी सुनाते हैं, लेकिन मैंने सुनी तब मुझे लगा कि सचमुच बहुत अच्छी सर। और अब मतलब मुझे तो लग रहा था आपकी और रचनाएँ भी कहीं रिकॉर्ड में पड़ी हो तो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। पूजा आपके मैम बहुत-बहुत व्यक्तित्व को भी धन्यवाद। प्रणाम सर, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है आपका। जितना वो हम समझ पाए उसके लिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर।
बिल्कुल मैम, इसीलिए बहुत सर इसका शुक्रिया। नाम मैंने यही रखा था, चरित्र से चित्र तक। सबने कहा था चित्र से चरित्र, मगर एक बार मैं अटल बिहारी जी के प्रोग्राम में गई थी, तो हुँ, उन्होंने कहा था कि जब किसी का चरित्र अच्छा होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी भावनाएँ बनती है, चित्र बनता है कि ये ऐसा है। क्योंकि कई लोग हम हुँ, सामने से देख नहीं पाते, सिर्फ़ पढ़ते हैं। चाहे वो अमिताभ बच्चन जी, अटल बिहारी वाजपेयी जिनको हमने साक्षात देखा नहीं, हुँ, मगर उनको पढ़ा, जाना, तो हम उनका चित्र बना पाए कि वो हाँ, ऐसे थे। दिमाग में एक फ्रेम बन जाती है वो हाँ, सारी बात। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने नाम रख दिया चरित्र से चित्र तक। आज इस बहुत नाम से बढ़िया, पहली बार आपका इंटरव्यू हुआ है, नहीं तो अभी तक इस क्या बात प्रोग्राम है। का नाम था चाय पे चर्चा। ओह! तो हाँ। अभी चलिए नए बहुत-बहुत नए बढ़िया। साल से पहली बार आपका आगमन हुआ है, तो पहला अच्छा रहा तो आगे भी अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जी, अच्छा जी, रहेगा। जी, जी। बिल्कुल, चलिए बहुत बस शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय-बाय। शुभकामनाएँ शुभ सर रात्रि। और शुभ रात्रि। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।